Assalamualaikum students. This is Danish Roza. You are watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया, उसके काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस किए। इस आज का जो टॉपिक है ये रिलेटेड है। इस टॉपिक से पहले हमने स्टेशनरी वेव्स इन सब्ट्रैक्ट स्ट्रिंग डिस्कस किया था। वो हमने स्टेशनरी वेव्स देखी थी रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो साउंड वेव्स हैं, जो एयर में जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनती है, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, यानी कि स्टेशनरी वेव्स इन साउंड। क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो आज हम साउंड वेव को डिस्कस करने जा रहे हैं इन एयर कॉलम। अब ये एयर कॉलम क्या होता है, ऑर्गन पाइप क्या होता है, इसको हम डिटेल में आज देखेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे ऑर्गन पाइप क्या होता है। ऑर्गन पाइप एक पाइप होता है जो कि लकड़ी का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है, और सम टाइम इट मे बी मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे का भी बना हुआ हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम कैसे करके हम जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि A wind instrument है in which sound waves are produced। इसके अंदर हम साउंड वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू द सेटिंग अप ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की मदद से हम एयर कॉलम के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स की मदद से हम जो है अपना साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक पाइप है, उस पाइप के अंदर हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे। और आपको पता है कि स्टेशनरी वेव जो हैं वो उसके दो पॉइंट्स में मिलते हैं, जिसमें एक पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जिसको हम नोड कहते थे, और एक पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था जिसको हम एंटाई नोड कहते थे। तो नोड और एंटी नोड हमारे पास बनते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो एयर कॉलम में बनती है। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम इन स्टेशनरी वेव्स को एयर कॉलम में बना सकते हैं। अब दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। जो ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए, एक ये मेरे पास एक ग्लास का एक पाइप है जो कि एक साइड से ये क्लोज है और एक साइड से ये ओपन है। आप सपोज करें कोई भी एक ये पाइप है जो कि मेटल का बना हुआ है या वुड का बना हुआ है, तो आप इसको एज एन ऑर्गन पाइप कंसीडर कर सकते हैं। ये एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, तो ये हमारे पास क्लोज एट वन एंड है। इसका दूसरा कैसे हो सकता है, दोनों साइडों से जो ओपन होगी, जैसे यहां से ओपन है, यहां से भी वो ओपन होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये वुड, मेटल या ग्लास किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। इसकी अगर एग्जांपल दूं, आप शादी ब्याह के मौकों पे या कोई फंक्शन पे आप देखते हैं जो बैंड बाजे वाले आते हैं, उनके पास डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि वुडन, लकड़ी के बने हुए होते हैं। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपसे शेयर करूं तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें लंबे लंबे पाइप होते हैं, और उन पाइप्स का हर एक पाइप का साइज डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंट साइज के पाइप से वो वैरायटी ऑफ म्यूजिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन पाइप ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप चर्च में कभी आपका विजिट हुआ हो तो आप चर्च में भी देखिएगा, वहां पे भी ये ऑर्गन पाइप डिस्प्ले किए गए होते हैं, वो भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं वहां पे। तो आज हम देखते हैं कि ऑर्गन पाइप की टाइप्स कितनी हैं। दो टाइप्स हैं, ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड एट वन एंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ओपन एट वन एंड बोथ एंड है तो हमारे पास दोनों तरफ से ये ओपन होगा। पाइप है कोई भी जो कि दोनों तरफ से ओपन है। और दूसरा क्या है, एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। इनमें क्या डिफरेंशिएशन होगी, कैसे इनके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स पैदा करेंगे। अब सवाल ये है कि हम इसके अंदर क्या पैदा करेंगे, स्टेशनरी वेव्स पैदा करेंगे। किसकी? साउंड की। और साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन एट बोथ एंड्स के केस में हम क्या करेंगे, दो बातें आपने याद रखनी है यहाँ पे, कि हमारे पास जो ओपन एंड होगा, वहां पे हमेशा हमें एंटी नोड मिलेगा। यहाँ पे मतलब हमारा जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, और जो हमारे पास क्लोज्ड एंड होगा वहां पे हमें हमेशा नोड मिलेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का थीम है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैंने ये बात लिख भी दी है कि एट ओपन एंड वी गेट एंटाई नोड।
ओपन एंड पे हमेशा हमें ये देखिए, ये ओपन एंड है, यहाँ पे हमें एंटी नोड मिल रहा है, ये ओपन एंड है, यहाँ पे हमें एंटी नोड मिल रहा है। तो ओपन एंड पे हमेशा हमें एंटी नोड मिलेगा, क्लोज्ड एंड पे हमें नोड मिलेगा। तो एट क्लोज्ड एंड वी गेट नोड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहला जो फर्स्ट हार्मोनिक जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम इसके लिए रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। सपोज करें ये मेरे पास वो पाइप है जो कि दोनों साइडों से ओपन है, तो इस पाइप की टोटल लेंथ L है। इसके अंदर मैं साउंड वेव्स जो कि स्टेशनरी वेव्स इस सेंस में हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो पैदा करते हैं। तो ये जो पाइप है इसके अंदर वेव किस तरह से पैदा होगी, अभी मैंने आपको बताया। जो ओपन एंड है वहां पे मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीडम है, मॉलिक्यूल आराम से वाइब्रेट कर सकते हैं, ओपनली फ्रीडम है उनके पास। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिससे यहाँ पे एंटी नोड बनता है। तो इस वेव की टोटल लेंथ L थी। अब हमें दो बातें और पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, जो कि हमने स्टेशनरी वेव में पहले डिस्कस भी की हैं। वो क्या है कि एंटी नोड से नोड तक या फिर नोड से एंटी नोड कितना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो एंटी नोड से अगले नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। इसी तरह ये इस नोड से अगले एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या बनता है, λ/4 बनता है। तो अगर हमारे पास ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो ये λ1 हो जाएगा, और λ1/4 प्लस λ1/4। तो हमने यहां से लेंथ कैलकुलेट की, तो ये मैंने लिख लिया L इज इक्वल टू λ1/4 प्लस λ1/4। क्यों? क्योंकि एक नोड से अगले नोड तक का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमने लिया और वेवलेंथ हमने ली, और एक नोड से अगले एंटी नोड तक का जो हमारे पास वेवलेंथ बनी वो हमने कंसीडर कर ली। इसको सॉल्व किया तो लेंथ हमारे पास आ गई λ1/2। अब हमें यहां से लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है। याद रखिएगा क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव है उनका मीडियम हमारे पास सेम है, यहाँ पे एयर कॉलम के अंदर हम रख रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे इस केस में v जो है वो सेम रहेगा, तो फिर चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, आप देखिएगा हम पूरी कैलकुलेशन के दौरान v को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम रहेगा। सेम क्यों है? क्योंकि हमारा मीडियम सेम है। मीडियम हमारा यहाँ पे क्या है, एयर है। अब तो हमने λ1 निकाल लिया, अब हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है, तो हम वो निकाल सकते हैं v इक्वल टू f लैम्डा के रिलेशन लगाएंगे। देखिए मैंने v के साथ कुछ भी नहीं मेंशन किया क्योंकि मुझे पता है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। f1 में चेंज आएगा, λ1 में चेंज आएगा। तो मैंने यहाँ से f1 निकाला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली v अपॉन λ1। अब λ1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2l। यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो हमारे पास रिलेशन आया वो क्या आ गया, f1 इज इक्वल टू v/2l। ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक आ गया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया, इसको आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन और ओवरटोन क्या होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, फिर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nth हार्मोनिक तक जाएंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक में और ओवरटोन में डिफरेंस क्या होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि हार्मोनिक और ओवरटोन क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, हमारे पास इस तरह की हमारे पास कुछ वेव बनेगी, इसकी टोटल लेंथ L थी। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन वही बात, ओपन एंड पे हमारे पास एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पे हमारे पास नोड बनेगा। तो हमने ये इस तरह से कुछ, अच्छा एक प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे। तो इसको मेमोराइज करने का एक आसान सा तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ओपन एट बोथ एंड, दोनों तरफ से जब पाइप ओपन है उस केस में हम लोग देख लेते हैं कि एंटी नोड कितने बन रहे हैं और नोड कितने बन रहे हैं। देखें जरा इस केस में सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास 2 नोड बन रहे हैं और 3 एंटी नोड बन रहे हैं। तो आसान से लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एंटी नोड जो है वो ग्रेटर है किससे, नोड से। किस केस में, जब हमारे पास ओपन एट बोथ एंड है, यानी कि हमारे पास नोड हमेशा कम बनेगा एंटी नोड से जब पाइप दोनों तरफ से ओपन है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे देख लें थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जितने जो मोड होगा उतने हमारे पास नोड बन रहे हैं। थर्ड मोड है, 3 नोड बन रहे हैं, तो एंटी नोड हमेशा इससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका सिंपल। तो अब इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, ये
आपको स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक में मैंने बताया भी था कि ये λ/2 होता है। देखें, एक एंटी नोड से नोड तक हमारे पास λ/4 होता है, नोड से नोड तक λ/2 होता है, नोड से एंटी नोड फिर λ/4 होता है। ये आप एमसीक्यू है, याद भी रखिएगा कि आपसे पूछते हैं कि नोड से नोड कितना होता है, एंटी नोड से एंटी नोड कितना होता है, एंटी नोड से नोड कितना होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने यहां से इसकी लेंथ कैलकुलेट की λ2/4, λ2/2, λ2/4, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आया, एलसीएम लिया λ2 + 2 λ2 + λ2 4 λ2/4 कैंसिल होंगे, बाद हमारे पास λ2 हमारे पास l के इक्वल आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट करनी थी, v = f2 λ2 हमने निकाला, f2 = v/λ2 हमारे पास आ गया। अब यहां पे जो λ2 है वो हमारे पास l के इक्वल है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड भी कर दें इसको और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, कुछ भी नहीं किया हमने, क्योंकि हम सेकंड मोड की बात कर रहे हैं। ये हम लास्ट पे जब इसको डिड्यूस करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि हमने ये क्यों किया है। अभी सिर्फ अब इतना याद रखिए कि हमने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दी, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास देखिएगा ये v/2l तो वही पुरानी एक्सप्रेशन ही बन गई जो हमने फंडामेंटल हार्मोनिक कैलकुलेट किया था, जो हमने फर्स्ट हार्मोनिक जिसको हमने कहा था, तो f1 के इक्वल आ गया और ये 2 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको हम सेकंड हार्मोनिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये दो बातें याद रखिएगा। सेकंड हार्मोनिक हम इसको तब कहेंगे, यहां पे हम इसको सेकंड हार्मोनिक कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये सेकंड फ्रीक्वेंसी बन रही है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का डबल है। अगर तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का डबल हो तो फिर हम इसको सेकंड हार्मोनिक कह सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का थर्ड हो, 3 गुना हो, तो हम उसको थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो सेकंड हार्मोनिक जिसको हम कह रहे हैं, अगर तो ये पहली फ्रीक्वेंसी का डबल ना होता तो फिर हम इसको सेकंड हार्मोनिक नहीं कह सकते थे। हाँ, उस केस में हम फिर ओवरटोन कह सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक नहीं कह सकते। यही फर्क है ओवरटोन में और हार्मोनिक में, कि जब हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी का डबल हो तो हम कहते हैं कि सेकंड हार्मोनिक है। अगर थर्ड फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी का थर्ड टाइम हो, 3 टाइम्स हो, तो हम कहते हैं कि थर्ड हार्मोनिक है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं हार्मोनिक है। मतलब क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अगर तो मैच नहीं हो रही तो फिर उसको हम ओवरटोन कहते हैं। तो सेकंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे जी, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए अगेन यही जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ये वाला यूज कर लेंगे जी। थर्ड मोड है, 3 नोड बनेंगे और एंटी नोड एक हमेशा ज्यादा होगा तो 4 एंटी नोड बन जाएंगे। 1 2 3 हमारे पास एंटी नोड आ गए और 4 एंटी नोड आ गए, नोड आ गए और 4 एंटी नोड आ गए। अगेन एक नोड से अगले नोड तक का डिस्टेंस λ/4, नोड से नोड λ/2, नोड से नोड λ/2, नोड से एंटी नोड λ/4। इसको हमने कैलकुलेट किया, L = सारा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 6 λ3/4। देखिए यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, λ3 + 2 λ3 + 2 λ3 + λ3, इसको सॉल्व किया तो 6 λ3/2 आ गया। इसको यहाँ से देखें 2 3s are 6, तो 3/2 λ3 आ गया। यहां से हमने λ3 कैलकुलेट किया तो 2l/3 आ गया। अगेन हमें वेलोसिटी निकालनी है, f3 = λ3, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे v/λ3। λ3 की वैल्यू हमने निकाली है 2l/3, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × v/2l आ गया। अगेन ये जो हमारे पास v/2l है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी, तो मैं इस एक्सप्रेशन को f1 से रिप्लेस कर दूंगा। अब f3 = 3 टाइम्स ऑफ f1, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक बने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इसको हम थर्ड हार्मोनिक कह सकते हैं या फिर इसको सेकंड ओवरटोन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इतनी ही इन्होंने डेरिवेशन की हुई है तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, हम इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव जरूर कर लेते हैं, वो nth हार्मोनिक के लिए होगा। nth हार्मोनिक के लिए हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? सबसे पहली फंडामेंटल वेवलेंथ की जो हमारे पास बनी थी उसमें हमारे पास 2l/1 था।
सेकंड की बात करें तो 2l/2 आ गया, थर्ड की बात करें तो 2l/3 आ गया। इसका मतलब है कि सभी वेवलेंथ के केस में हमारे पास 2l तो ऊपर आ ही रहा है, लेकिन चेंज क्या आ रहा है, पहले वाली के नीचे 1 था, दूसरी वाली के नीचे 2 था, तीसरी वाली के नीचे 3 है, फोर्थ वाली के नीचे 4 होगा, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये होगा। इसका मतलब है अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो nth वेव के लिए क्या होगा, तो dj बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा n, 2l तो सेम रहेगा, लैम्प n की जगह पे हमारे पास अगर आपने फर्स्ट हार्मोनिक लिया तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने f1 निकाली थी। अगर आप nth फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, nth हार्मोनिक निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f1। वो कैसे देखें, फर्स्ट हार्मोनिक हमने निकाला, हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक आया थी f इज इक्वल टू v/2n, इसको हमने f1 कह दिया। सेकंड हार्मोनिक की बात की तो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक आया थी f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f1, v/2l तो f1 के इक्वल है। थर्ड हार्मोनिक की बात की तो 3 टाइम्स ऑफ f1। इसका मतलब अगर हम nth हार्मोनिक की बात करेंगे तो fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f1। तो ये था हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। सेकंड इसका केस जो बनता है वो है क्लोज एट वन एंड। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं।